तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी 2025 में क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। जैसा कि आपको भी पता होगा, हिंदी के पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन गद्य साहित्य से आता है और 5 क्वेश्चन पद्य साहित्य से आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसे प्रश्न बताने वाला हूं पद्य साहित्य से। अगर आप केवल इन 20 प्रश्न को याद कर लेते हैं तो 5 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसको आसानी से टिक करके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि पेपर का डेट आ चुका है और आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अगर अभी भी आप लोग पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं तो लास्ट में आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। पहला ऑप्शन है ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण भक्ति शाखा और चौथा है राम भक्ति शाखा। एक एक क्वेश्चन जो है वह रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे हाफ ईयरली का पेपर हो चाहे मेन बोर्ड एग्जाम का पेपर हो, सभी में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आते हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आया हूँ, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया और हाफ ईयरली के एग्जाम में भी पूछा गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? कृष्ण भक्ति शाखा। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो कृष्ण भक्ति शाखा से है। दूसरा क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तुकाराम, कि आत्माराम, कि सीताराम या राम बोला? तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। क्या था? राम बोला। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि हिंदी का प्राचीनतम जिसे प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है वह कौन सा है? तो कभी कभी प्राचीनतम महाकाव्य से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन और कभी कभी प्रथम महाकाव्य पूछ लेता है। तो अगर हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कहे या प्रथम महाकाव्य कहे तो दोनों क्वेश्चन एक ही होता है। तो पहला ऑप्शन है श्री रामचरितमानस, दूसरा है पद्मावत, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो और चौथा है प्रिय प्रवास। तो जो प्राचीनतम या प्रथम महाकाव्य है हिंदी का वह पृथ्वीराज रासो है। क्या है? पृथ्वीराज रासो। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। चौथा क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अब देखिए, जो चौथा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है इसमें बहुत अंतर है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं यहीं पर गलती करके आते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अलग होता है और हिंदी का प्रथम महाकाव्य अलग होता है। जैसा कि तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? ऑप्शन नंबर तीसरा, पृथ्वीराज रासो। अगर क्वेश्चन आता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है तो वह है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास। तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। तो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। ये दोनों प्रश्न बहुत बार दिया गया और बच्चे इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। और हम जब पेपर दे रहे थे इंटर का तो उस समय भी ये क्वेश्चन आया था, तीसरा वाला, कि प्रथम महाकाव्य क्या था और हमने पृथ्वीराज रासो की जगह कौन सा ऑप्शन टिक कर दिया था? प्रिय प्रवास। तो आप भी ये गलती कर सकते हैं, तो आपको नहीं करना है ऐसा। दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद करना है। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था या इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? किस सन में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था? पहला ऑप्शन है 1947 में, दूसरा है 1943 में, तीसरा ऑप्शन है 1950 में और ऑप्शन नंबर चौथा है सन 1931 ईस्वी में। तो तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 में हुआ था। कब हुआ था? 1943 ईस्वी में। अब आपको क्या करना है कि प्रथम तार सप्तक, द्वितीय और तृतीय तीनों का प्रकाशन वर्ष आपको याद कर लेना है। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है लेकिन वो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले तार सप्तक का, दूसरे तार सप्तक का और तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है आपको याद कर लेना है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि रीति काल का दूसरा नाम है मुक्तक शैली काल, कि श्रृंगार काल, कि चमत्कारिक काल या ये सभी? तो रीति काल का दूसरा नाम क्या होता है? तो श्रृंगार काल है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। रीति काल का दूसरा नाम श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। 7वां क्वेश्चन है कि छायावाद की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता या श्रृंगारिक भावना या सौंदर्य एवं प्रेम या प्रकृति चित्रण? तो एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी प्रश्न याद कर लेने हैं अगर आप 5 में 5 नंबर पद्य साहित्य का सही करके आना चाहते हैं। और गद्य साहित्य का भी मैं बता दूंगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करना है, 500 1000 नहीं करना है, बहुत कम पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो छायावाद की विशेषता क्या हो जाएगा? तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रकृति चित्रण। ये क्या है? तो छायावाद की विशेषता है और यही विशेषता बार बार पूछा जाता है।
8वां क्वेश्चन है कि नौका विहार कविता जो है वह अवतरित है, ठीक है, गुंजन से कि वीणा से या पल्लव से या युगांत से। तो नौका विहार कविता गुंजन से अवतरित है। किससे अवतरित है? गुंजन से। तो ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कबीर के गुरु का क्या नाम था, ठीक है, कबीर के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य था कि नरहरि दास था कि रामानंद था या रामकृष्ण परमहंस था? कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। क्या था? रामानंद। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि तार सप्तक के संपादक हैं। ये भी बहुत बार आया है क्वेश्चन। संपादक पूछा जाता है, प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। तो प्रकाशन वर्ष क्या था? तो 1943 ईस्वी था, ठीक है। और इसके संपादक कौन थे? अज्ञे जी थे कि गिरजा कुमार माथुर थे या धर्मवीर भारती थे या मुक्तिबोध थे? तो तार सप्तक के संपादक जो थे वह अज्ञे थे। कौन थे? अज्ञे। तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेयों को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब किस रचना पर प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो पहला है कितनी नाव में कितनी बार पर, या अरि ओ करुणा प्रभामय पर, या आंगन के पार द्वार पर, या ऐसा कोई घर आपने देखा है इस पर। तो चारों रचना में से किस रचना पर अज्ञे जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पहला, कितनी नावों में कितनी बार पर अज्ञे जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। तो छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं कि जयशंकर प्रसाद कि सुमित्रा नंदन पंत को माना जाता है या महादेवी वर्मा? तो छायावाद के जो प्रवर्तक हैं या जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सबरपा को माना जाता है कि सरहपा को माना जाता है या लुइपा को या कड़हपा को माना जाता है? तो हिंदी का जो प्रथम कवि है यह सरहपा को माना जाता है। ऑप्शन दूसरा क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सा पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद रचना पे? पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कि मंगला प्रसाद पुरस्कार या सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार? तो कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? एक क्वेश्चन पीछे क्या था कि रीति काल का दूसरा नाम क्या है? तो श्रृंगार काल। वैसे ही यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? आदि काल को कहा जाता है कि भक्ति काल को कि रीति काल को कि आधुनिक काल को? तो रीति काल को तो श्रृंगार काल कहा जाता है और जो स्वर्ण युग है यह भक्ति काल को कहा जाता है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। भक्ति काल को स्वर्ण युग काल के युग के नाम से भी जाना जाता है। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है। तो कामायनी क्या है? याद रखिएगा, कामायनी एक महाकाव्य है और यह जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, ठीक है। पूछा जाता है कि कामायनी किस कवि का महाकाव्य है? तो जयशंकर प्रसाद का। और कामायनी किस विधा की रचना है? तो यह एक महाकाव्य है। तो इसके प्रथम सर्ग का क्या नाम है? चिंता है कि आशा है कि श्रद्धा है या ईड़ा है? तो कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम चिंता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिंता जो है यह कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विनय पत्रिका किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है कि भक्ति काल की रचना है कि रीति काल की रचना है या आधुनिक काल की रचना है? तो विनय पत्रिका जो है यह भक्ति काल की रचना है, ठीक है। और भक्ति काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये भक्ति काल की रचना है विनय पत्रिका। 18 नंबर क्वेश्चन है कि नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? तो अगर आप नौका विहार चैप्टर पढ़े हैं तो आपको पता होगा। गंगा नदी से है कि यमुना नदी से है कि सरस्वती नदी से है या घाघरा नदी से है? तो नौका विहार कविता का संबंध गंगा नदी से है, ठीक है। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि आंसू काव्य में प्रधान रस है, यानी आंसू काव्य में कौन सा रस है? करुण रस है कि शांत रस है या वीर रस या हास्य रस? तो ये तो आसान क्वेश्चन ऐसे ही बता देंगे। शांत रस तो होगा नहीं, न ही हास्य रस होगा और न ही वीर रस होगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या कौन सा रस होगा? करुण रस। तो आंसू काव्य में जो प्रधान रस है वह कौन सा है? तो करुण रस है। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि रीति काल के किस कवि ने वीर रस में कविता की है? यानी उनकी जो कविता है वह वीर रस में है। घनानंद की कविता वीर रस में है कि पद्माकर की है या बिहारी लाल की है या भूषण की है?
तो रीति काल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है? तो भूषण ने किया है। ठीक है, इनकी जो कविता है वह किस रस में किया गया है? तो उसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। तो ये 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका उत्तर चौथा जो ऑप्शन है वह करेक्ट होगा, भूषण। भूषण की जो रचना है वह वीर रस में है। तो ये 20 प्रश्न आपको अभी याद कर लेना है। एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको देखकर भी लग रहा होगा, आप अगर हाफ ईयरली का एग्जाम दिए हैं और प्रीवियस ईयर का पेपर देखे होंगे, हर एक क्वेश्चन मैंने इधर उधर से ढूंढा है। ऐसा ही नहीं है कि मैंने 20 क्वेश्चन बस लिख करके आपको मैं बता रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन को देखा गया है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तब मैंने लिखा है। अगर आप ये 20 प्रश्न अच्छे से याद कर लेते हैं तो 5 में 5 क्वेश्चन आप आसानी से करके आएंगे पद्य साहित्य का। और अगले वीडियो में मैं आपको गद्य साहित्य का भी बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2 महीने जो बचे हुए हैं आप लोगों का, उसमें मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराने वाला हूं और हर एक सब्जेक्ट के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल के साथ 2 महीने तक जुड़े रहिए, लास्ट में आप अच्छे नंबर लेकर जरूर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।